आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड लास्ट चैप्टर है। आपने पिछले वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाके देखिए। तो स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and integrated all the activities of the organ so the function is in synchronized fashion। ठीक है, कैसे होता है सिंक्रोनाइज, यानी टू मेक समथिंग हैपन एट द सेम टाइम एंड सेम स्पीड पे होता है, उसको सिंक्रोनाइज मेथड बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। क्लियर जी? ठीक है, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हमारे ब्रेन के थ्रू है ना, नर्व्स के थ्रू क्या होता है, न्यूरल सिस्टम की वजह से सारे एक्शंस बहुत क्विक होते हैं। क्लियर, यही चीज़ बोल रहा है। ठीक, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटरेक्शन थ्रू हार्मोन्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम हार्मोन्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ न्यूरल सिस्टम पे रहेंगे ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। ठीक है, तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो CNS, एक PNS। व्हाट इज CNS? सेंट्रल नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। क्लियर? ठीक है, और PNS के पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को लाने और ले जाने का काम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होता है, और इन्फॉर्मेशन को भेजने का काम और रिस्पॉन्ड करने का काम किसका होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, सो साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। क्लियर, और उसको ले जाने और लाने का काम PNS करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, एक नर्व फाइबर्स और एक इसके डिवीज़न है जिसमें सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है। ठीक है, तो नर्व फाइबर्स क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को ले जाने और लाने का काम करते हैं मोटर नर्व्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स है ना, नर्व फाइबर्स के अंदर मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स आते हैं। क्लियर, और डिवीज़न में देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ये हार्ट बीट को इंक्रीज़ करता है, ये हार्ट बीट को डिक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करता है, मैंने बताया था। ठीक है, अब नोट में दो चीज़ें हैं। पहला, नर्व फाइबर्स ऑफ PNS आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के होते हैं, एक एफरेंट नर्व फाइबर्स और एक इफरेंट नर्व फाइबर्स। ठीक है, मैंने बताया था एफरेंट और इफरेंट। ठीक है, इफरेंट देखो, एफरेंट क्या होता है? ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यूज टू द CNS। ठीक है, ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यूज टू द CNS, यानी टिश्यू से CNS में लेके जाता है। ठीक है, मान लो कहीं किसी ने पैर में कांटा चुभ हो दिया, तो यहाँ पे ये टिश्यू है। ठीक है, यहाँ से नर्व इम्पल्स कहाँ जाएगा? ब्रेन में। ठीक है, तो ये क्या है? सेंसरी है ना, तो ये सेंसरी नर्व क्या है? एफरेंट नर्व फाइबर्स है। ठीक है, दूसरा होता है मोटर नर्व फाइबर्स या इफरेंट नर्व फाइबर्स। ये क्या करता है? ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू पेरिफेरल ऑर्गन्स। ठीक है, यानी कि कांटा लगा है तो पैर को हटा, ऐसे ऑर्डर देकर CNS सिग्नल भेजेगा, उसको लेके आने, यहाँ तक लेके आने का काम करेगा मोटर नर्व। कौन? मोटर नर्व, जिसे हम इफरेंट नर्व फाइबर्स कहते हैं। क्लियरली समझ आ गया? ऑर्डर ऑफ CNS को ट्रांसमिट करेगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या होता है? तो दिस सिस्टम रिले और ट्रांसफर और पास ऑन इम्पल्स फ्रॉम CNS टू द स्केलेटल मसल्स। वॉलेंट्री, जितने भी वॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं हमारे कंट्रोल में, वहाँ तक स्केलेटल मसल्स तक है ना, CNS से सिग्नल को ले जाने का काम ये करेगा। क्लियर। चौथा है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। दिस सिस्टम रिलेज और ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, एंड इट फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। क्लियर, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में ही डिवाइडेड होता है। क्लियर जी? ओके, अब हम न्यूरॉन को देखते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है, जो कि है फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम किसको बोलते हैं? न्यूरॉन को बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स के कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट, न्यूरॉन्स आर कंपोज्ड बाय द 3 मेजर पार्ट्स, एक सेल बॉडी, एक डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ठीक है, डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे ये सेल बॉडी है, ठीक है, ये डेंड्राइट्स है और ये एक्सॉन है। क्लियर, इससे मिलकर बना होता है क्या? न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन कंपोज्ड ऑफ बाय द 3 मेजर पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेकेंड पॉइंट, सेल बॉडी हैज़ निजलिस ग्रेन्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। जो सेल बॉडी होता है, दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जो यहाँ पे सेल बॉडी दिख रही है, इसके अंदर निजलिस ग्रेन्यूल्स होता है। ठीक है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसको निजल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, एंड निजल्स ग्रेन्यूल्स राइबोसोम से बनते हैं। ये नीट का क्वेश्चन है। निजल ग्रेन्यूल्स किससे बनता है? निजल ग्रेन्यूल्स आर फाउंड बाय द राइबोसोम्स। नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा पॉइंट, शॉर्ट फाइबर्स प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द सेल बॉडी एंड आल्सो कंटेन निजल्स ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स।
तो जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, है ना, वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं सेल बॉडी से, है ना, और जिसमें निजल्स ग्रेन्यूल्स होता है उसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो डायग्राम में, ठीक है, ये जो ऐसे प्रोजेक्टिंग पार्ट है ना सेल बॉडी से, तो उसमें कुछ निजल्स ग्रेन्यूल्स ऐसे होंगे, तो ये डेंड्राइट्स कहलाएंगे। क्लियर जी। चलो आगे देखते हैं 5वां पॉइंट। एक्सॉन इज अ लॉन्ग एंड इट्स डिस्टल पार्ट हैज़ ब्रांचेस which contains a bulb-like structure called synaptic knob and which possess synaptic vessels containing chemicals called neurotransmitters। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो एक्सॉन का टर्मिनल है उस पे ये क्या है, सिनेप्टिक नॉब पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, सिनेप्टिक वेजाइकल्स होते हैं जो केमिकल रिलीज करता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्लियर जी। ठीक है, समझ आया। यानी कि एक्सॉन इज अ लॉन्ग ट्यूब, है ना, लॉन्ग एंड इट्स डिस्टल पार्ट कंटेन्स ब्रांचेस कंटेन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, जिसके अंदर सिनेप्टिक वेजिकल्स होते हैं। ठीक है, सिनेप्टिक वेजिकल्स कंटेनिंग केमिकल्स कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर। दैट्स इट। 6वां पॉइंट, एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू सिनेप्सिस टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो एक्सॉन जो है, ये एक्सॉन है, ठीक है, वो नर्व इम्पल्स को, है ना, दूर सेल बॉडी से दूर, यहाँ पे डेंड्राइट्स, यहाँ पे फिर से आएगा सिनेप्टिक नॉब, ठीक है, और यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा, वहाँ तक ट्रांसमिट करता है। क्लियर जी। 7वां पॉइंट। 7 पॉइंट देखिए तो 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं, है ना, बारी बारी से बताते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, सेल बॉडी विद 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स, यानी कि यहाँ पे देखो एक सेल बॉडी हो गया, ठीक ठीक, एक सेल बॉडी है विद द कितना, 2 और मोर डेंड्राइट्स ना, 1 2 3 4 कितने भी डेंड्राइट्स हो जाए, ठीक है, एक सेल बॉडी विद 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स, तो इसे मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, वहाँ पे पाया जाता है ब्रेन में। ठीक है, सेकेंड थिंग इज बाईपोलर न्यूरॉन। ठीक है, सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन 1 डेंड्राइट। ठीक है, एक सेल बॉडी है, ठीक, सेल बॉडी है विथ 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट, बस एक एक्सॉन, है ना, एक सेल बॉडी, एक डेंड्राइट। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा अपना बाईपोलर न्यूरॉन, फाउंड इन रेटिना ऑफ आई। क्लियर। थर्ड वन इज यूनिपोलर न्यूरॉन, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिपोलर न्यूरॉन, सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन ओनली, डेंड्राइट नहीं होगा इसमें। ठीक है, सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन ओनली, और ये पाया जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। क्लियर। एक बार आप डायग्राम देख लेते हैं जिसका न्यूरॉन का, तो ये सेल बॉडी है, बीच में न्यूक्लियस होता है इसका। क्लियर, ये नीजल्स ग्रेन्यूल्स है जो कि राइबोसोम से बनते हैं, ये इसके डेंड्राइट्स है। क्लियर, और यहाँ पे ये एक्सॉन है ना। एक्सॉन में क्या है, एक्सॉन एक बहुत ही लंबा पोर्शन है इसका, है ना, और उसके डिस्टल पार्ट में ब्रांचेस है, ब्रांचेस में सिनेप्टिक नॉब है जिसमें केमिकल होता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, सिनेप्टिक वेजिकल्स के अंदर में। क्लियर, सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेजिकल होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो एक्सॉन है उसमें कुछ इस टाइप से सेल्स छोटे छोटे दिख रहे होंगे। तो ये जो सेल दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर का सेल, वो स्वान सेल्स है, और उसके ऊपर जो एक कवर बनता है उसे बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। अब कुछ नोट करने, देखो उससे पहले बता देता हूँ, 2 माइलिन शीट के बीच में एक गैप पाया जाता है जिसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। गैप बिटवीन द माइलिन शीट इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। क्लियर, रेनवियर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, रेनवियर बोलना ज़्यादा बेटर है। नोट करना है तो कौन कौन सा पार्ट नीट में आ सकता है, तो माइलिन शीट इज फॉर्म्ड बाय स्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेल्स। ठीक है, तो माइलिन शीट किससे बनता है, स्वान सेल से, एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो कि है सेल उससे बनता है। ठीक है जी। सो माइलिन शीट किससे बनता है, माइलिन शीट बनता है स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट से। नीट का क्वेश्चन है। सेकंड पॉइंट, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। जो माइलिनेटेड, जिसमें माइलिन शीट पाया जाता है उसे माइलिनेटेड नर्व्स बोलेंगे। अनमाइलिनेटेड, जिसमें माइलिन शीट नहीं पाया जाएगा। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स स्पाइनल और क्रेनियल नर्व से पाया जाता है। अनमाइलिनेटेड नर्व, अनमाइलिनेटेड जिसमें माइलिन शीट नहीं होता, वो फाइबर्स कहाँ पाए जाएंगे, ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो कि पीएनएस का पार्ट है उस पर पाया जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स की, नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है, जो एक्शन पोटेंशियल जो हम नाम ले रहे हैं वो कैसे जनरेट होती है। ठीक है, तो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो पहला पॉइंट, न्यूरॉन्स, हाँ, न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है, बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन द पोलराइज स्टेट। पोलराइज स्टेट क्या होता है, मेकिंग डिफरेंस, दैट इज आउटर पॉजिटिव चार्ज है और इनर नेगेटिव चार्ज है, तो एक कंपैरिजन और डिफरेंस बनाता है, उसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं। डीपोलराइजेशन मतलब वो अल्टर हो जाना। ठीक है, पोलराइज स्टेट से कुछ स्टेट अलग हो जाना, उसको डीपोलराइज कहते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स होते हैं क्योंकि उसके मेम्ब्रेन जो है पोलराइज होता है, पोलराइज स्टेट में, यानी कि आउटर जो होता है क्या होता है,
पॉजिटिव और इनर जो होता है नेगेटिव, यानी कि कॉन्ट्रास्ट बनाता है, डिफरेंस बनाता है आयंस के प्रोस्पेक्टिव में। सेकेंड पॉइंट, व्हेन अ न्यूरॉन इज़ इन रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग स्टेट में रहता है, द एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है ना, रेस्टिंग स्टेट मतलब नॉट कंडक्टिंग इम्पल्स, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होता है कंपैरेटिवली मोर परमिएबल होता है पोटेशियम आयन से एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। ठीक है, यानी कि जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन, ये हमने एक्सॉन पढ़ा, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन ये वाला जो है ना वो परमिएबल होता है पोटेशियम आयन से, पोटेशियम आयन्स को बाहर या अंदर फेंक सकता है, लेकिन सोडियम आयन्स को इम्परमिएबल रहता है, यानी कि सोडियम आयन को कभी भी बाहर या अंदर जाने नहीं देगा। किस कंडीशन में, जब वो रेस्टिंग स्टेट में होगा, तो सिर्फ पोटेशियम आयन को अंदर बाहर कर सकता है परमिएबल उसी से। क्लियर। थर्ड पॉइंट, एक्सोन मेम्ब्रेन इज आल्सो इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। ठीक है, एक्सोन का मेम्ब्रेन जो है इम्परमिएबल है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो कि अंदर पाए जाते हैं प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म में उसके अंदर में जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है उससे में भी इम्परमिएबल कौन है, एक्सोनल मेम्ब्रेन। क्लियर जी। अब चौथा पॉइंट, सो एक्सोप्लाज्म इनसाइड एक्सोन कंटेन्स हाई concentration of potassium and negatively charged proteins and low concentration of sodium. Clear। ठीक है, तो fluid outside the axon contains high concentration of sodium and low concentration of potassium, so concentration gradient बन गया। due to this concentration gradient active transport of sodium and concentration occurs by sodium potassium pump। वहाँ पे एक ब्रिज होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप जिससे सोडियम और पोटेशियम का आदान प्रदान होता है थ्रू विच 3 सोडियम बाहर जाएगा फॉर 2 पोटेशियम इन, यानी कि 2 पोटेशियम अंदर आने के लिए 3 सोडियम बाहर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आउटसाइड एक्सॉन क्या है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम रहता है और लो कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम रहता है। ठीक है, कैसे रहता है, क्योंकि यहाँ पे कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम एंड पोटेशियम का, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। ठीक है, तो उसमें 3 सोडियम बाहर जाता है और 2 पोटेशियम जो है अंदर आता है। क्लियर, तो 3 सोडियम, 2 सोडियम अंदर आने के लिए 3 सोडियम, 2 पोटेशियम अंदर आने के लिए 3 सोडियम को बाहर जाना पड़ेगा। एज द रिजल्ट आउटर सरफेस एक्सोनल मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि 3 सोडियम का क्वांटिटी बाहर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कम है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज़्यादा है अंदर में, इसलिए जो इनर सरफेस यानी एक्सोप्लाज्म होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, दैट इज़ पोलराइज्ड, ये पोलराइज हो जाता है। ठीक है, अब नोट क्या करना है, इन रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, resting potential an electrical potential difference across the resting axonal or plasma membrane is called resting potential, that is it occurs in polarized membrane, polarized state में ही ये होता है। क्लियर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस across the resting axonal और plasma membrane is called क्या, रेस्टिंग पोटेंशियल, या फिर, और ये कहाँ होता है, पोलराइज मेम्ब्रेन में ही होता है। सेकेंड पॉइंट, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल भी देख लेते हैं नोट में। एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द डीपोलराइज मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि डीपोलराइज मेम्ब्रेन यानी कि पोलराइजेशन के को हटाने का डिफरेंस। ठीक है, पोलराइजेशन को हटाने के लिए उल्टा जो उसका रिवर्स होता है उसको डीपोलराइजेशन कहते हैं, उसी को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, डीपोलराइज मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है तो उसे हम एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, 8 पॉइंट क्या, depolarization of exoplasma during nerve conduction take place because of sodium move inside and potassium move outside। ठीक है, तो पोलराइजेशन के लिए क्या था, 3 सोडियम बाहर जा रहे थे, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे थे, तो उसको डीपोलराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोडियम को अंदर लाना पड़ेगा, पोटेशियम को बाहर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, सो डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोप्लाज्मा ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सोडियम मूव इनसाइड, सोडियम अंदर आएगा और पोटेशियम जो है बाहर जाएगा। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है, यानी डीपोलराइजेशन एक्सोलेमा के डीपोलराइजेशन के लिए हमें क्या करना होगा, सोडियम को अंदर लाना पड़ेगा, पोटेशियम को बाहर ले जाना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज़ वेरी क्विक, है ना, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत ही मिली सेकेंड्स में होता है, तो हम पता लग नहीं पाएगा। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस प्रोसेस न्यूरॉन अगेन कम्स टू रेस्टिंग स्टेट, फिर से रेस्टिंग स्टेट में आएगा, अगेन रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट होगा सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। ठीक है, फिर से 3 सोडियम बाहर जाएगा, 2 पोटेशियम अंदर आएगा एंड फर्दर स्टिमुलेशन कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो किस टाइप से होता है, यहाँ पे देखो, पहला तो पोलराइज स्टेट है, बाहर सोडियम है पॉजिटिवली चार्ज, अंदर पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। क्लियर, ठीक है, पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ठीक, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, तो ये पोलराइज स्टेट है। ठीक, अब उसको डीपोलराइज करने के लिए हमने क्या किया, सोडियम को अंदर लाया, पोटेशियम को बाहर किया, तो ये डीपोलराइज हो गया। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं गैप वो सोडियम पोटेशियम पंप है।
ठीक। लास्ट में फिर से रीपोलराइजेशन होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, फिर से सोडियम बाहर जाएगा, पोटेशियम फिर से अंदर आएगा और एक प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। अब इम्पल्स क्या होता है, सिर्फ नॉलेज के लिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि इम्पल्स होता क्या है। ओके, तो इम्पल्स क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है दैट ट्रेवल्स अलोंग अ नर्व फाइबर इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस एंड सर्व्स टू ट्रांसमिट अ रिकॉर्ड ऑफ सेंसेशन फ्रॉम द रिसेप्टर और एन इंस्ट्रक्शन टू एक्ट एन इफेक्टर इज कॉल्ड इम्पल्स। यानी कि एक ऐसा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इम्पल्स का समझ आ गया, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है ना, जैसे कि अपन को कांटा लगा तो भाई पैर को हटा दो वहाँ से, वरना कांटा फिर से गड़ जाएगा। ये जो सिग्नल है ना, जैसे किसी ने गर्म पानी का पतीला को चुभा मतलब कि लगा दिया तो को तुरंत हटाना है, ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है, इम्पल्स की वजह से, ठीक है। तो क्या है, जो रिकॉर्ड होता है सेंसेशन का ना, वो रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं इंस्ट्रक्शन को और इफेक्ट करने के लिए मैसेज भेजते हैं ब्रेन में, और उसी को हम इम्पल्स कहते हैं। क्लियर, ठीक है। अब ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स देखते हैं कि ये इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट कैसे करता है। हमने देख लिया इम्पल्स क्या होता है, लेकिन अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है वो देखते हैं। तो ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू द जंक्शन कॉल्ड सिनेप्सिस। ये जो सिनेप्सिस होता है उस जंक्शन के थ्रू, है ना, इस जंक्शन के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। सेकेंड पॉइंट, सिनेप्सिस, साइनेप्स या फिर सिनेप्सिस जो भी बोलना है, इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक, आपने सिनेप्टिक नॉब पढ़ा है ना, ठीक है। तो वहीं पे ये मेम्ब्रेन्स बनती हैं, मैं दिखाऊंगा अभी डायग्राम में। तो बस अभी जान लो सिनेप्सिस किससे बनती है, बाय मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप, ठीक है, जिसमें गैप भी हो सकता है और गैप नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और उस गैप अगर वहाँ पे है तो उसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, टू टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस, यहाँ पे दो टाइप के सिनेप्सिस होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस और एक केमिकल सिनेप्सिस। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस क्या होता है, अब वेरी रेयर इन आवर सिस्टम, हमारे सिस्टम में नहीं होता, हमें केमिकल होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर सो दैट इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स वेरी मतलब एक दूसरे के बहुत पास रहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट जो है पास होता है बहुत ही तेज़ी से। क्लियर, ठीक है। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस वेरी सिमिलर टू द इम्पल्स कंडक्शन अलॉन्ग अ सिंगल एक्सॉन। यानी कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में बहुत ही सिमिलर होता है इम्पल्स के कंडक्शन के टाइप का, ठीक है, एक सिंगल एक्सॉन की वजह से, ठीक है। उनमें गैप बहुत कम है तो जल्दी से ही इम्पल्स जो है ट्रांसमिट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट देखेंगे। फोर्थ पॉइंट ने क्या बोला है, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस ऑलवेज फास्टर देन दैट ऑफ द अक्रॉस केमिकल सिनेप्सिस। तो केमिकल सिनेप्सिस से इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में इम्पल्स का ट्रांसमिशन ज़्यादा फास्ट होता है। अब केमिकल सिनेप्सिस क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो केमिकल सिनेप्सिस पहला पॉइंट, एक कॉमन इन आवर सिस्टम, हमारे सीएनएस में ये सिस्टम कॉमन होता है, ठीक। सेकेंड पॉइंट, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यानी कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट इसमें होता है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के बीच में। क्लियर। थर्ड पॉइंट, इम्पल्स ट्रांसमिशन एट दिस सिनेप्सिस ऑकर्स थ्रू द केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहाँ पे जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होता है, जो कि केमिकल्स होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट, एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन सिनेप्टिक वेसिकल दैट आर फिल्ड विद द न्यूरोट्रांसमीटर्स। सिनेप्टिक एक्सॉन का टर्मिनल में सिनेप्टिक नॉब होता है जिसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, ठीक। पांचवा, प्रोसेस कैसे होता है इसका तो वो देखते हैं। तो वैन इम्पल्स, ठीक है जी, तो वैन इम्पल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल जो है एक्सॉन टर्मिनल को पहुंचेगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारे वेसिकल्स हैं, बताऊंगा अभी अच्छे से, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल पहुंचेगा तो स्टिमुलेट करेगा सिनेप्टिक वेसिकल्स को, है ना, मूवमेंट टूवर्ड्स द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, है ना। यहाँ पे पहले आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ तो समझ आएगा। देखो यहाँ पे एक्सॉन पे, है ना, इम्पल्स आया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स को बोलेगा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। अब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहाँ पे, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ सिनेप्टिक वेसिकल्स जो है इम्पल्स की वजह से आगे बढ़ रहे हैं एंड दिस वेसिकल्स रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स, है ना, सिग्नल की वजह से न्यूरो ट्रांसमीटर को ही सिनेप्टिक वेसिकल्स जो है रिलीज़ कर देंगे इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। यानी कि जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ये स्पेस है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में या मेम्ब्रेन के बीच में, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ कर दिया गया है सिनेप्टिक वेसिकल्स के थ्रू, ठीक है। ओके, एंड द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यानी कि
पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होता है उस पर एक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बाइंड करता है या फिर चिपकता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें जो है रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है नीट में कि पोस्ट सिनेप्टिक मतलब कि जो रिसेप्टर्स होते हैं फॉर न्यूरोट्रांसमीटर वो कहाँ पाए जाते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो रिसेप्टर्स पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आके चिपकते हैं रिसेप्टर्स में। क्लियर। तो रिसेप्टर में चिपक गए पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, एंड इस बाइंडिंग की वजह से ओपन आयन चैनल्स यानी कि आयन चैनल जो है ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अलाउ करते हैं एंट्री ऑफ आयंस, जनरेट न्यू पोटेंशियल, यानी कि इसकी वजह से आयंस की वजह से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। ठीक है, डिफरेंस क्रिएट होता है ना, और आयंस जो है वो जनरेट करते हैं न्यू पोटेंशियल या एक्साइटेशन या फिर इनहिबिटरी इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, नोट क्या करना है, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन मेम्ब्रेन, ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये एक्सॉन है, एक्सॉन जो हमने देखा था ऐसा। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर था ना, यहाँ पे देखो ये छोटा सा एक्सॉन है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस थे। ठीक है, और यहाँ पे सिनेप्टिक नॉब था। ठीक है, तो ये एक्सॉन है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा सिनेप्टिक नॉब हो गया। सिनेप्टिक नॉब के अंदर ये सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये एक्सॉन का ब्रांच है ना, और ब्रांच में यहाँ पे ये सिनेप्टिक नॉब है छोटा सा, और उसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स है बहुत सारे। ठीक है, और सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो है न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है जो कि केमिकल। ठीक है, ये एग्जाम का टर्मिनल नहीं कि वही सिनेप्टिक नॉब है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन होता है यहाँ पे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है ये, उसके इन दोनों का, और ये लास्ट वाला जो होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, और इन दोनों के बीच सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है यानी खाली स्पेस होता है। ठीक है, तो सिग्नल मिलने के बाद ये रिलीज़ कर देगा वेसिकल्स अपने अंदर से केमिकल्स को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को, और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और इस साइड से इस साइड भेजेंगे, जिसकी वजह से ये ओपन आयन चैलेंज होता है ना उसको ओपन कर देगा, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो होता है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाएगा। क्लियर, और जो इन्फॉर्मेशन जो चाहते थे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम वन एक्सॉन टू अनदर एक्सॉन। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। तो उससे पहले न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप का होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप का होता है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। ठीक है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी कि हमें एक्शन कौन सा करता है और इनहिबिट कौन सा करना है। ठीक है, एक्साइटेशन मतलब हाथ पैर हिलाओ। ठीक है, इनहिबिटरी मतलब कि हाथ को हटाओ, ऐसा कुछ इनहिबिशन होता है। ठीक है, तो एक्साइटेटरी में आता है ग्लूटामेट, एपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी में होते हैं। इनहिबिटरी कौन कौन से हैं, गाबा क्या होता है, इनहिबिटरी होता है। तो याद रखना है, गाबा मतलब गामा एमिनो है ना, ब्यूटारिक एसिड जो होता है, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड जो होता है, गाबा जो होता है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और जो ग्लूटामेट, एपिनेफ्राइन और एपिनेफ्राइन जो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, निसल्स बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ फ्री राइबोसोम्स, है ना, जो राइबोसोम से बनते हैं ना निसल्स ग्रेन्यूल्स, तो उसी का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन जो है यानी कि एक्सोन के अंदर कौन सा कैटायन होता है, पोटेशियम। तो मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन पोटेशियम होता है। क्लियर, सोडियम मत लगाना। ठीक, रिसेप्टर साइट्स फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर, ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड को। क्लियर।